हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द क्लास। कर दीजिए क्विकली confirm your audio, your video is accessible, it's okay. So कर दीजिए confirm quickly your audio, your video is okay, it's accessible to you. तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल ए चैप्टर 2 में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की जीडीपी का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। सो जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पे 1950-51 जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय का डेटा और करंट इंफॉर्मेशन। सो ये डेटा जो है चेंज होता रहता है, इसको आपने ऑलवेज अपडेट कर लेना है। सो पहले लेते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी का शेयर, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं। सो 1950-51 में इट वाज 51.8%, यानी मोर देन हाफ ऑफ आवर जीडीपी इट वाज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर। सो चेंज होते होते इट वाज रिड्यूस टू 18.3% इन 1920, यानी कोविड से पहले। सो ड्यूरिंग कोविड पीरियड बिकॉज बाकी सेक्टर्स जो हैं वहां पे जीडीपी रिड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स, तो एग्रीकल्चर इंक्रीज हो गया और सब्सिक्वेंटली जब लॉकडाउन्स को रिलैक्स किया गया तो एक बार फिर से ओवरऑल उसका फिर रिड्यूस हो गया। और अगर इंडस्ट्री को देखें 1950-51 में द शेयर वाज ओनली 14.2% एंड देन 2019-20 में जब कोविड शुरू हुआ था उससे पहले इट वाज 27%, लेकिन रिसेंटली इट इंक्रीज टू 28.6%। और अगर हम सर्विसेज का देखें, सो सर्विसेज दे स्टूड एट नंबर 2 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट सब्सिक्वेंटली सर्विसेज में जो शेयर है इंक्रीज किया कोविड से जस्ट पहले 54.8%। कोविड में लॉकडाउन के कारण देयर वर सम रिस्ट्रिक्शन, तो शेयर थोड़ा कम हुआ और अभी भी वो कम चल रहा है। बट जैसे मैंने पहले कहा, तो जैसे जैसे ये साल आगे आएंगे तो इनमें चेंजेस होती रहेंगी। इवन ये जो स्टार लगा हुआ डेटा है ये भी प्रोविजनल बेसिस के ऊपर होते हैं, तो इनमें भी चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऑलवेज आपने ये लेटेस्ट को रेफर कर लेना है विच इज अवेलेबल थ्रू गूगल सर्च। तो आई होप कि ये ट्रेंड हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। सो एग्रीकल्चर विच वाज मेजर इट बिकेम माइनर currently, and services which was at number 2 is number 1 for so many years. Industry जो number 3 के ऊपर थी, so they surpassed agriculture and presently they are above agriculture. तो broadly इन शेयर्स को अपने माइंड में रखना है। इसको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जब ये टॉपिक CIB में हुआ करता था।
आई होप वी आर क्लियर अबाउट दिस। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन NQ इफ एवरीथिंग इज नोटेड एंड एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। तो क्विकली नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे NQ सो दैट वी आर एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो आप NQ टाइप करिए और मैं आगे चलता हूं। नो अब हम इन सेक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस दीज सेक्टर्स वन बाय वन। सो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से को कंफर्मेशन ऐड करेंगे NQ का। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर को। सो एग्रीकल्चर इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पीपल। डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लार्ज सेक्टर है, लार्जेस्ट। और प्राइवेट सेक्टर में कंसोलिडेटेड बेस के ऊपर ये बिगेस्ट भी है, बिकॉज एग्रीकल्चर मोर और लेस सारा प्राइवेट सेक्टर में है। सो इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर। सो ये बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर भी है। दिस इज मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें ये मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है 90% यहीं पे है। यानी ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और जिसमें मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर में है। सो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का 90%, अगर हम टोटल अनऑर्गेनाइज्ड को लेते हैं तो ये 90% के आसपास बन जाता है। और अगर हम टोटल लेबर फोर्स को लें तो ये 93.4% बन जाता है। तो दो तरह का लेबर है, एक ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम इसको अनऑर्गेनाइज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्रीकल्चर में उसका 90% यहाँ पे इंक्लूडेड है। और अगर हम टोटल लेबर फोर्स में देखते हैं तो फिर 93.4% बन जाता है। एग्रीकल्चर का जो शेयर है कंट्री के ग्रॉस इनकम में, यानी जो हमारा GDP है, जैसा हमने नोट किया इट इज डिक्लाइनिंग। सो एग्रीकल्चर शेयर इन अवर GDP हैज बीन डिक्लाइनिंग, ये रिड्यूस हो रहा है। ऑलरेडी हमने देख लिया है थ्रू फिगर्स ऑन द प्रीवियस स्लाइड। And compared to that, industrial and services sector share has been steadily increasing. तो इंडस्ट्री का और सर्विसेज सेक्टर का शेयर लगातार इंक्रीज किया है, स्टेडली इंक्रीज्ड। इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर एक्सपेंडेड फास्टर देन एग्रीकल्चर। सो जो ग्रोथ रेट थे, एक होता है शेयर, एक होता है ग्रोथ का रेट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। सो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था, सो दैट वाज लेस देन इंडस्ट्री, इट वाज लेस देन सर्विसेज। एंड एज ए रिजल्ट जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज था GDP में वो रिड्यूस हुआ।
सो एक है एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कम हो गया जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में, दूसरा उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी लो था। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बिटवीन 3 to 4% रहता है। सो इसका ग्रोथ रेट बिटवीन 3 to 4% रहता है, और इनका ग्रोथ रेट रिलेटिवली ज्यादा रहता है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम 7 to 8%, और ये 9 to 11%। इस प्रकार से जो पैटर्न है लगा रहता है, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन नेशनल अकाउंट्स में वो रिड्यूस हो गया। इन रिसेंट ईयर्स लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर, सो इनकी आउटपुट इंक्रीज हुई है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन लाइव स्टॉक, पशुपालन जिसको हम कहते हैं, पोल्ट्री बिजनेस, फिशरीज बिजनेस, हॉर्टिकल्चर्स, तो इनकी आउटपुट इंक्रीज हुई है। सो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर, इट इज ए क्रिटिकल सेक्टर, इट इज इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्रिटिकल सेक्टर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सेक्टर? सो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके कारण ये क्रिटिकल सेक्टर है। एक तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है, सो लार्जेस्ट पोर्शन को, हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यही सेक्टर प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंडली इसके ऊपर डिपेंडेंस है हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन की। सो जो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है ये सेक्टर प्रोवाइड करता है। लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 50% हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर। सो जब हम कहते हैं लार्ज सेगमेंट्स, तो इट इज मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो लाइवलीहुड है, उसका जो डिपेंडेंस है, सो दैट इज ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एग्रीकल्चर सेगमेंट जो है इट इज ए क्रिटिकल सेक्टर। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर इट्स डेवलपमेंट इन ए सस्टेनेबल मैनर। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स लिए हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं ब्रॉडली हम उसकी जिक्र करेंगे, नो डिटेल्स। तो सस्टेनेबल मैनर में उसका डेवलपमेंट के लिए क्या क्या वो स्टेप्स हैं। सो क्रॉप रिस्क को रिड्यूस करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो ये क्रॉप रिस्क को फेस करने के लिए, टू मिटिगेट क्रॉप फेलियर रिस्क, उसके लिए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देन फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो 10,000 और इवन उससे ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना और उनको प्रमोट करना। FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को क्रिएट करना जिसमें बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। सो क्रिएशन ऑफ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। सो इंडिया में अगर हम
लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स को देखें तो लैंड की जो यूज होती है इंडिया के अंदर, अगर हम उसके स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स। सो जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है टोटल वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स। इसमें से जहां फसल को बीजा जाता है, बोया जाता है, सो नेट सोन एरिया उसका इंडिकेशन है आउट ऑफ दिस, तो वो है 139.4 मिलियन हेक्टेयर्स। और अगर हम लेते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया तो वो है 200.2 मिलियन हेक्टेयर ग्रॉस क्रॉप। तो ये जो भी हमने नोट किया ये नेट है। अगर हम ग्रॉस क्रॉप एरिया लेते हैं तो वो है 200.2 मिलियन, यानी जो क्रॉप की हमारी इंटेंसिटी हो गई वो होगी 143.6% की। क्रॉप इंटेंसिटी 143.6% की, क्योंकि जो ग्रॉस है वो ज्यादा है, नेट है कम, तो इसलिए उससे क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्रॉप इंटेंसिटी जो है दैट इज 143.6%। अब एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए यानी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो एनुअल नेशनल इनकम का डेटा रिलीज करता है, उनके मुताबिक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 17.8% ड्यूरिंग 1920। और इसका लेटेस्ट डेटा भी हमने ऑलरेडी पहली स्लाइड में नोट कर लिया, लेकिन ये सारा डेटा मैंने पहले ही कहा है, ये ऑल डेटा इट इज ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। ये सारा डेटा प्रोविजनल बेसिस के ऊपर है और ये लगातार चेंज होता जाएगा। तो ये रहे सारे एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। अब जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने इस इंफॉर्मेशन को जो स्लाइड के ऊपर अवेलेबल है इसको नहीं रीड किया तो मेरा रिक्वेस्ट है वो रीड कर लेंगे और इसका काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। चलिए अब हम चलेंगे अगले सेक्टर के ऊपर, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर। और मेरा रिक्वेस्ट है ये लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को क्विकली कंप्लीट कर दें। मैं क्लास को रोक नहीं रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं, लेकिन कुछ देर के बाद मैं रिव्यू करूंगा कि आप लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड सेगमेंट है इंडस्ट्री का सेगमेंट। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। इट प्रोवाइड्स सेल्फ सफिशिएंसी, यानी इंपोर्ट जो हम करते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बड़ा योगदान रहता है। एंड देन ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। देन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए ये डिमांड जनरेट करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो
आउटपुट है वो इसमें रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, इसलिए एग्रीकल्चर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और इसका एक रिपल इफेक्ट रहता है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? आगे से आगे। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें ग्रोथ हुई, इसमें ग्रोथ होगी तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डिमांड की ग्रोथ होगी और उसके कारण रूरल एरिया का इनकम बढ़ेगा। सो रूरल एरिया की इनकम बढ़ने से तो देयर विल बी डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिमांड को बढ़ाएगा। यानी ये एक साइकिल बन जाता है जिसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट। सो आगे से आगे उसका इफेक्ट होते जाना। आई एम श्योर दिस कंसेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। तो सभी स्टूडेंट्स स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे कि अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है। इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम 4 सब सेक्टर में डिवाइड करते हैं। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्टर्स। फोर सब सेक्टर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला इसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकंड वन है मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड वन है पावर, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। और फोर्थ लिखने से पहले जिन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया बाय स्माइल पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन, तो वो पोस्ट कर देंगे ताकि हम इसको आगे चलें। बिकॉज मैं रोकता नहीं चाहता हूं, लेकिन आप उस पार्ट को पूरा नहीं करते तो फिर मुझे बीच में रुकना पड़ता है। तो यस, कंफर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, हर चीज़ आपने कॉपी में अच्छे से नोट कर ली है। तो उस कंफर्मेशन के लिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं। तो मैं वेट कर रहा हूं आपकी कंफर्मेशन की। यस, आई एम स्टिल वेटिंग। कर देंगे कंफर्म क्विकली ऑल ऑफ यू। सो फोर्थ सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का। फोर्थ सब सेक्टर इज कंस्ट्रक्शन। इन चारों सेक्टर्स को रिपीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज माइनिंग एंड क्वायरिंग, सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड वन इज पावर, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, एंड फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, ऑलमोस्ट 18% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो 8% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो इन 4 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है 18% का, कंस्ट्रक्शन का
अराउंड 8%, पावर, गैस सप्लाई, वाटर, दूसरी सर्विसेज, उनका कंट्रीब्यूशन 3% का है, और 2% का रिस्पेक्टिवली। सो पावर, गैस, वाटर सप्लाई उनका 3% हुआ, जो अदर यूटिलिटीज हैं उनका 2% हुआ। सो ये डेटा भी ध्यान रखना है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कभी भी आपको एग्जाम के समय अगर इस डेटा को देखना है तो आप लेटेस्ट डेटा गूगल सर्च लेकर के देख सकते हैं। चलिए, ऑलरेडी हमने देख भी लिया है, जीवीए में इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 17% से अल्टीमेटली 28-29% हो चुका है, और इसमें हमेशा चेंज आती रहेगी, ऑलवेज। अगर हम इंडिया की जर्नी देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इसमें 4 फेजेस आते हैं। तो जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी समड अप इनटू 4 फेजेस। सो जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी समड अप इनटू 4 फेजेस। 4 फेजेस में हम इसकी जो टोटल जर्नी है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज है 1951 से लेके 1965 तक का। तो इसमें जोर था इंडस्ट्रियल फाउंडेशन के ऊपर, कि इंडस्ट्री बनाई जाए, सेटअप की जाए। सो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, द फोकस वाज कि इंडस्ट्री बिल्ड की जाए, और इन सालों के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी इंडस्ट्री को बिल्ड किया गया। देन सेकंड फेज है 65 से लेके 80 तक का। इसमें इंडस्ट्रियल फॉल रहा, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई, सो देयर वाज अ फॉल इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तीसरा फेज था 1980 से लेके 1991 तक। इसमें इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई, यानी जो फॉल इससे पहले फेज में थी उसमें इंप्रूवमेंट हुई। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिकवरी हुई। फेज 4 ये पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है। सो दिस इज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। फ्रेंड, इससे पहले जो डेटा दिया गया था आपने शायद उसको ध्यान से कई बार नोट नहीं किया। तो यहाँ पे हम टोटल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है। सो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 18% है, नॉट टोटल। सो 18 मैन्युफैक्चरिंग का है, प्लस 8 कंस्ट्रक्शन का है, प्लस 3 इन सर्विसेज का, प्लस 2 बाकी सर्विसेज का है। तो ये हो गए हमारे 4 फेजेस। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज IIP? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये एक सूचकांक है, इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो ये क्या मेजर करता है? प्रोडक्शन इन ए गिवन ईयर, किसी भी साल के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है, और इसका बेस ईयर है 2010-11। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंडस्ट्री के ब्रॉड सेक्टर्स हैं, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें ग्रोथ क्या हुआ है, क्योंकि ये यूज बेस्ड सेक्टर्स हैं, बेसिक गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए और इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। और इसको कैलकुलेट कौन करता है? इसको कैलकुलेट करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री भी कैलकुलेट करता है। तो IIP क्या मेजर करता है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन ए गिवन ईयर। सो कितनी प्रोडक्शन हुई एक साल के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस इन फोर्थ कमिंग सेशंस ऑल्सो। तो अब मैं इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। तो आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको कोई हेल्प हमसे चाहिए तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। और सेशन के रिलेटेड अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो वहां से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए अब आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।